प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए वर्ष 2022 में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग हेतु सूचना लेकर के आया हूँ। दोस्तों इसमें बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग की काउंसलिंग कब से शुरू होगी, इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, काउंसलिंग की फीस कितनी रहेगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या रहेगी, काउंसलिंग समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, आपको जो है कैसे काउंसलिंग कराना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और काउंसलिंग के बाद जो प्रवेश की प्रक्रिया होगी उस टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यदि आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अब वीडियो। देखिए दोस्तों, यह नोटिफिकेशन जो है संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 22/7/2022 को जो है नोटिफिकेशन जारी की गई है। जैसे आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम रायपुर द्वारा प्रवेश वर्ष 2022 हेतु बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। उपरोक्त पाठ्यक्रमों का परीक्षा परिणाम छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा घोषित किया जा चुका है। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। उसका रिजल्ट आप देख पाएंगे। उपरोक्त पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम इस कार्यालय में प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष 2022 हेतु बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन की या ट्रिक नर्सिंग एवं जीएनएम पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश नियमानुसार इस संचालनालय द्वारा गठित काउंसलिंग समिति के द्वारा किया जाएगा। अतः शीघ्र ही आवंटन एवं प्रवेश हेतु पंजीयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इसमें बहुत ही जल्द जो बोला गया है कि बहुत शीघ्र आवंटन एवं प्रवेश हेतु पंजीयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अतः समस्त इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 संलग्न का अवलोकन इसमें जो दिया हुआ है, जो छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 इसमें दी गई है, मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, का अवलोकन कर ले, प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करें और उक्त प्रवेश नियम में दिए गए निर्देशानुसार स्क्रूटनी व प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेज। देखिए इसमें जो बोला गया, देखिए नियम 9 काउंसलिंग प्रक्रिया का उप नियम 20A एवं ब को तैयार रखेंगे। तो ये जो काउंसलिंग के समय जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है उसको आपको तैयार रखने हैं, इसमें बोल दिया गया है। काउंसलिंग संबंधी समस्त जानकारी विभागीय वेबसाइट www.cgdme.co.in पर उपलब्ध रहेगी। तो अतः वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम नियमित अपडेट लाते रहेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ इसमें जो है नर्सिंग पाठ्यक्रम की प्रवेश नियम इसमें संलग्न है, इस पीडीएफ के साथ संलग्न है। जैसे कि देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राजपत्र में जो नियम है उसको तो संक्षिप्त नाम विस्तार हम देखिए। ये नियम छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 कहलाएंगे। इसी के आधार पर जो है यह प्रवेश की प्रक्रिया जो है लागू रहेगी। उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नीचे आगे आ जाते हैं तो जो संबंधी इसमें सामान्य जो नियम निर्देश है इसको हम बात नहीं करते हैं, आप इसको स्वयं अवलोकन कर लेंगे। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जा करके डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद देखिए जैसे पात्रता, तो केवल उसी अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए आवेदन की पात्रता होगी जो भारत का नागरिक हो, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो, किंतु निजी नर्सिंग महाविद्यालय की ओपन प्रबंध नियतांश अनारक्षित श्रेणी की सीटों में राज्य के बाहर के अभ्यर्थी भी पात्र होंगे तथा उनकी मूल निवासी अभ्यर्थियों की एकीकृत जो है प्रावीण्य सूची रहेगी। इसके लिए जो आयु की बात की जाए दोस्तों, तो न्यूनतम आयु ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा वर्ष के 31 दिसंबर को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूरा कर ली हो। जिस वर्ष एग्जाम लिया गया उसके 31 दिसंबर तक जो है न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूरा कर ली गई हो। अधिकतम आयु, तो अधिकतम आयु के लिए कोई सीमा नहीं है। जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफरी पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम आयु की सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। सेवारत अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना हेतु प्रवेश वर्ष के 31 दिसंबर दिनांक तक आयु की गणना मान्य होगी। उसके बाद दोस्तों इसमें और जो नियम निर्देश दी गई है इसको आप देख पाएंगे, स्पष्टीकरण इसमें दिया हुआ है। तो आयु प्रमाणित करने के लिए 10+2 पद्धति से 10वीं या 12वीं की अंक सूची एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है। तो इसके लिए जो है भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली राज्य उपचर्या परिषद के
के समय समय जारी संशोधित मानदंड, पाठ्यक्रम अवधि इत्यादि मान्यम लागू होंगे। उसके बाद देख पा रहे हैं जैसे कि संचालनालय चिकित्सा शिक्षा में से संचालित पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम अर्हता है। इसमें देखते हैं जैसे बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नियमित, इसके लिए जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी उत्तीर्ण राज्य नर्सिंग परिषद में पंजीयन होना चाहिए और प्रशिक्षण अवधि इसके लिए 2 वर्ष है। उसके बाद पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्लिनिकल स्पेशलिटी, इसके लिए पंजीकृत नर्स जेएनएम या बीएससी होना चाहिए। उसके बाद बीएससी बेसिक के लिए तो हमको देखना है बीएससी बेसिक मतलब बीएससी नर्सिंग के लिए तो 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 12वीं में भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में उत्तीर्ण तथा भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान तीनों विषयों को जोड़कर न्यूनतम 45%, मतलब आपका 12वीं में जो है इन तीनों को जोड़ करके 45% प्राप्तांक होने चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40% जो है प्राप्तांक होने चाहिए। उसके बाद जैसे एमएससी के लिए तो न्यूनतम 55%, एग्रीग्रेड जो है अंकों के साथ बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके लिए विधि वर्ष है जो बीएससी नर्सिंग, इसलिए जो आपका 4 साल का कोर्स रहेगा। उसके जो एमएससी रहेगा वो 2 वर्ष का होगा। उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी तो 12वीं उत्तीर्ण न्यूनतम 40% प्राप्तांकों के साथ, मतलब जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम है ये, तो जीएनएम तो 12वीं उत्तीर्ण न्यूनतम 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण एवं आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 35% प्राप्तांक होने चाहिए और ये 3 वर्ष का कोर्स होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे जो प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक एवं प्रावीण्य सूची, तो प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 20% अंक होने चाहिए। जैसे कि अगर पेपर 100 का हो रहा है तो आपके पास जो है कम से कम जो है 20 अंक होने चाहिए। जैसे कि यदि आपका पेपर 150 का हो रहा है तो 150 का 20% मतलब 30 अंक, मतलब मिनिमम 30 अंक। और जैसे कि इसमें जो है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग हेतु जो प्राप्तांक है वो 15% होगा, मतलब 100 में 15 होना चाहिए। और जैसे और 150 का अगर है तो 25 अंक होने चाहिए। इस प्रकार से जो है 15% आप निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर मंडल अथवा राज्य द्वारा अधिकृत जो परीक्षा संस्था योग्यता क्रम सूचियाँ मेरिट लिस्ट श्रेणी अनुसार निर्मित की जाएगी। मतलब दोस्तों इसके लिए जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो मेरिट लिस्ट जो है इस वेबसाइट में आपको कौन सा वेबसाइट में मिल जाएगी, तो वेबसाइट में कहाँ अपलोड होगा तो ये इस वेबसाइट में अपलोड होगा मेरिट लिस्ट। उसके बाद जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू होगी। जो सीटों का आरक्षण है तो दोस्तों इस प्रकार से सभी पाठ्यक्रम के आरक्षण एवं सीटों का जो निर्धारण इस प्रकार से किया जाएगा, जिसमें इस प्रकार से जो है प्रवेश संबंधी और नियम निर्देश दिए हुए हैं। दोस्तों हम जो मोटी जो बातें हैं उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि इतना सभी को चर्चा करेंगे तो दोस्तों वीडियो जो है लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं 60 में जो मेन पॉइंट है उसको जो है डिस्कस कर रहा हूँ। और यदि आपको किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों जो काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया तो इसमें जो है पहले प्रावीण्य सूची घोषित की जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की सीटों हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। जो ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट की हुई पात्रता या अन्य कोई भी जानकारी, जैसे यदि आप जब करेंगे काउंसलिंग के लिए या जो ऑनलाइन आवेदन किए हैं उसमें जो मूल निवासी, श्रेणी, संवर्ग, सीटों का प्रकार, महाविद्यालय, विद्यालय चयन इत्यादि कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि आप जो है किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसके लिए सुधार के लिए जो है आपको संशोधन के लिए 1000 रुपये जमा करना होगा। संचालनालय द्वारा 2 चरणों में ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑफलाइन काउंसलिंग या ऑफलाइन काउंसलिंग की जाएगी, जिसकी समय सारणी जो है संचालनालय की वेबसाइट पर घोषित की जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग में पंजीयन, प्राथमिकता क्रम का निर्धारण, आवंटन, मूल दस्तावेजों की जो है समीक्षा व आवंटित सीटों में प्रवेश की प्रक्रिया सम्मिलित होगी। इसके लिए शुल्क की बात की जाए तो ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क के रूप में अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु जो है 1000 रुपये निर्धारित, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके लिए 1000 रुपये निर्धारित की गई है। और जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति इसके लिए 500 रुपये निर्धारित की गई है। यदि राज्य के ऑनलाइन आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है तो सुधार के लिए जो है आपको 1000 रुपये जमा करने होंगे। 1000 जमा करके आप संशोधन कर पाएंगे। तो जो है फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको सावधानीपूर्वक फॉर्म फिलअप करना है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीयन की प्रक्रिया मात्र प्रथम काउंसलिंग के पूर्व उपलब्ध होगी। तो इसके लिए दोस्तों, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यदि आप पढ़ने के लिए इच्छुक है तो जो है काउंसलिंग में भाग लेना अनिवार्य है। प्रवेश के इच्छुक सभी पात्र अभ्यर्थियों को इस आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यदि इन पंजीकृत आवेदकों के काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के उपरांत भी सीटें रिक्त रह जाती है तो संचालक के निर्णयानुसार नया पंजीयन कराया जा सकेगा। किंतु इस चरण तक आरक्षण नियमानुसार सभी सीटें परिवर्तित हो चुकी होगी, अर्थात सभी सीटें अनारक्षित श्रेणी की ही उपलब्ध होगी। पांचवी बात जो है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर काउंसलिंग हेतु पंजीयन करने की अंतिम तिथि तक जो आवेदक पंजीयन कराने में असफल होंगे वे काउंसलिंग हेतु स्वयं अपात्र हो जाएंगे। तो इसके लिए जो है आपको काउंसलिंग कराना अनिवार्य रहेगा। वेबसाइट पर जारी काउंसलिंग की समय सारणी के अनुरूप अभ्यर्थी को विकल्प भरकर देना होगा। अभ्यर्थी उपलब्ध समस्त विद्यालयों का विकल्प क्रमानुसार देने हेतु समर्थ होंगे। मतलब आपको कौन सा जो विद्यालय में आप स्टडी करना चाहते हैं उसका जो है क्रम निर्धारित करके जो ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे उस टाइम देना रहेगा। दोस्तों, यदि आप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो है प्रथम काउंसलिंग के पूर्व उपलब्ध होगी। मतलब आपको काउंसलिंग में भाग लेना है। अब सीट रिक्त रह जाता है तो अगले काउंसलिंग के लिए पंजीयन कराया जा सकता है, लेकिन आपको प्रथम काउंसलिंग में क्या होना है, भाग लेना होगा। यदि आप एक बार जो है काउंसलिंग करा लिए रहेंगे तो आपको बार बार काउंसलिंग नहीं कराना पड़ेगा, आपका नाम आता रहेगा। देखिए इसमें जो बोला है, किंतु इस चरण तक आरक्षण नियमानुसार सभी सीटें परिवर्तित हो चुकी होंगी, अर्थात सभी सीटें अनारक्षित श्रेणी की ही उपलब्ध होगी। मतलब जो सीटें बचेगा जो कोई नहीं लेगा वो तो अनारक्षित श्रेणी की हो जाएगी। मतलब उसमें कोई भी जा सकते हैं, कोई भी कैटेगरी के जा सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो है अभ्यर्थी केवल एक विकल्प न भरे, अपनी इच्छानुसार एकाधिक विकल्प डाले, क्योंकि नए विकल्प भरने का अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा सेवारत अभ्यर्थी को सर्वप्रथम सभी उपलब्ध शासकीय नर्सिंग विद्यालय का विकल्प देना होगा, तत्पश्चात ही निजी नर्सिंग विद्यालय का विकल्प दे सकेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें बोला गया कि प्रवीण सूची के अनुसार विद्यालय का आवंटन किया जाएगा, जो संचालनालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा, जिसके अनुसार आपको जो प्रवेश प्रक्रिया पूरा करना होगा। यदि आपको जानकारी नहीं मिलती है तो इसमें असफल होने जानकारी के अभाव में जो पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी बोला गया है। दोस्तों, यदि आप काउंसलिंग में आपका नाम आ जाता है तो जो निर्धारित तिथि तक आपको जो है प्रवेश लेना होगा। यदि आप प्रवेश नहीं लेते तो स्वयं जो है आपके प्रवेश की प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। यदि आपका पहला राउंड में काउंसलिंग में नाम आ जाता है तो पहले आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना होगा। और आप पहले राउंड में यदि प्रवेश नहीं लेना चाहते, आप अगले राउंड में भी बने रहना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने जाते हैं तो जो है आपकी जो है अगले राउंड में आपका नाम नहीं आएगा। तो यदि आप पहले राउंड में आपका नाम आ गया और आप एडमिशन नहीं लिए हैं, आप मान ले अगले राउंड में दूसरे कॉलेज के इंतज़ार करना चाह रहे हैं, तो आपको जो है काउंसलिंग जो दस्तावेज प्रक्रिया में भाग लेना होगा। देखिए दोस्तों, दस्तावेज की जो अर्ह होने पर अभ्यर्थी जो है आवंटित शासकीय नर्सिंग संस्था में प्रवेश लेकर काउंसलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प दे सकेंगे, जबकि शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय के अतिरिक्त आवंटित निजी नर्सिंग महाविद्यालय तथा समवीक्षा में पात्र अभ्यर्थी बिना संस्था प्रवेश के लिए द्वितीय काउंसलिंग में बने रहने का विकल्प दे सकते हैं। काउंसलिंग या आवंटन प्रक्रिया के किसी भी चरण में समान विषय या समान संस्था की सीट अभ्यर्थी को एक बार आवंटन होने के पश्चात पुनः दोबारा समान विषय एवं समान संस्था की सीट आवंटित नहीं की जाएगी। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण बात, काउंसलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्य सूची के अनुक्रम में पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का द्वितीय चरण में आवंटन किया जाएगा तथा प्रथम चरण में काउंसलिंग में आवंटन उपरांत प्रवेशित छात्र जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प भरा हो, केवल वे ही द्वितीय काउंसलिंग में अपग्रेडेशन प्राप्त कर सकेंगे एवं अपग्रेडेशन में आवंटित विषय एवं संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। यदि आपको अपग्रेड कर दिया गया तो वहाँ जो संस्था मिलेगा वहाँ आपको प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि अपग्रेडेशन प्रक्रिया में जिस आवेदक को अपग्रेड कर नया विषय और संस्था आवंटित की जाती है तत्क्षण उसकी प्रथम काउंसलिंग की सीट जो है रिक्त मानी जाती है। तथा प्रवीण्यता, यदि आप मान लो आपको मनपसंद जगह पहला राउंड में नहीं मिलता है, मान लो आप दूसरे राउंड में दूसरे जगह जाना चाह रहे हो, तो जो है आपको अपग्रेडेशन भरना होगा। अपग्रेडेशन भरेंगे तो क्या हो जाएगा, जो है आपकी सीट जो है रिक्त, जो पहला वाला रिक्त हो जाएगी, आप दूसरे चरण में जो है फॉरवर्ड हो जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। तत्क्षण उसकी प्रथम काउंसलिंग की सीट रिक्त मानी जाती है तथा प्रवीणता अनुसार अगले अभ्यर्थी को आवंटित कर दी जाती है। अतः पूर्व में प्रथम काउंसलिंग में आवंटित विषय और संस्था में बने नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार से शासकीय निजी संस्था में
प्रवेशित अभ्यर्थी संस्था से द्वितीय काउंसलिंग हेतु निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि पूर्व सीट का परित्याग करता है तो जमा की गई शुल्क में जो है 10% कटौती कर वापस कर दी जाएगी। यदि आप गवर्नमेंट सीट में एडमिशन कर लेते हैं और आप जो है उसको त्याग कर देते हैं, महाविद्यालय का परित्याग करते हैं, तो आगामी प्रवेश प्रक्रिया के लिए आप जो है अपात्र हो जाएंगे, मतलब आप काउंसलिंग में फिर से भाग नहीं ले पाएंगे। देखिए दोस्तों, द्वितीय चरण की काउंसलिंग की, तो द्वितीय चरण की काउंसलिंग भी ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रथम काउंसलिंग आवंटन उपरांत जो समीक्षा कराकर पात्र अभ्यर्थी प्रवेश न लेकर नियम 10 को पालन करते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प देने वाले अभ्यर्थी को प्रावीण्य सूची के अनुक्रम में पाठ्यक्रम में महाविद्यालय का द्वितीय चरण में आवंटन किया जाएगा तथा प्रथम चरण में काउंसलिंग में आवंटन उपरांत जो प्रवेशित छात्र जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प भरा हो, केवल वे ही द्वितीय काउंसलिंग में अपग्रेडेशन प्राप्त कर सकेंगे। मतलब आपको जो प्रथम चरण में काउंसलिंग में आवंटन उपरांत प्रवेशित छात्र जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प भरेगा, मतलब पहले राउंड में तो आपका नाम आ गया है लेकिन आप जो है फॉर्म नहीं भरे हैं, मतलब एडमिशन नहीं लिए हैं, तो अपग्रेडेशन का फॉर्म भरना होगा, तभी आप द्वितीय काउंसलिंग में जो है अपग्रेडेशन प्राप्त कर सकेंगे तथा प्रवीणता सूची के अनुरूप जो है पंजीकृत अनाबंटित अभ्यर्थी भी द्वितीय काउंसलिंग में पात्र होंगे। मतलब तथा प्रवीणता के अनुरूप जो पूर्व से पंजीकृत अनाबंटित, मतलब आपका नाम अगर नहीं आया है तो और आप जो है प्रथम काउंसलिंग में भाग लिए हैं तो आपको अगले काउंसलिंग में फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका जो नाम है अगले राउंड में के लिए आप जो है एलिजिबल रहेंगे। प्रथम काउंसलिंग में जो आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेशित छात्र केवल द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ही अपग्रेडेशन के पात्र रहेंगे। प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेशित छात्र केवल द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ही अपग्रेडेशन के प्राप्त रहेंगे, उसके बाद पात्र रहेंगे। द्वितीय काउंसलिंग में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेशित छात्र भविष्य में होने वाली काउंसलिंग अथवा अंतिम आवंटन में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे तथा द्वितीय काउंसलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी संस्था में द्वितीय काउंसलिंग आवंटन के पश्चात निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि उपरांत प्रवेश निरस्त करने हेतु उल्लेखित निर्धारित बांड की राशि का भुगतान करने के लिए बाध्यता होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों, यदि आप द्वितीय काउंसलिंग में जो है भाग लिए हैं और आप जो है एडमिशन नहीं ले, इस प्रकार दोस्तों इन बातों को, ये 10वें नंबर है, वे अभ्यर्थी जो प्रवेश लेने के विकल्प का चयन करते हैं उन्हें वेबसाइट में आवंटन पत्र का प्रिंट आउट निकाल कर जो है जारी समय सारणी अनुसार जो आवंटित महाविद्यालय जिसमें आपका नाम आएगा वहां जा करके आप जो है प्रवेश की प्रक्रिया पूरा कराना होगा। प्रवेश उपरांत जो अभ्यर्थी के पास काउंसलिंग प्रक्रिया में बने रहने अथवा अपना प्रवेश स्थायी कर काउंसलिंग के समस्त आगामी चरणों से बाहर जाने के विकल्प पोर्टल पर चयन कर सकेंगे। मतलब यदि आप प्रवेश नहीं लेते हैं, काउंसलिंग में बने रहने का विकल्प रहेगा, या आप प्रवेश कर लेते हैं तो वहाँ से आगामी चरणों से बाहर जाने का विकल्प जो पोर्टल पर रहेगा उसको आपको जो है चयन करना होगा। इस प्रकार से दोस्तों इसमें दिशा निर्देश दी गई है। दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की डाउट होती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों जो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो काउंसलिंग के समय जो आवश्यक दस्तावेज की सूची तो देख पा रहे हैं, जैसे कि प्रवेश परीक्षा पत्र लगेगा, प्रवेश परीक्षा की अंक सूची, कक्षा 10वीं की अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 12वीं की अंक सूची, छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो विगत 3 अन्य पिछड़े वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र सहित 3 वर्षों का आय प्रमाण पत्र आपको जो है देने होंगे। तो आय प्रमाण पत्र आप अभी से जा करके निकलवा लीजिए, क्योंकि आप पिछले 3 वर्षों में जो बनवाए होंगे, आपके भाई जो है और कोई भी आपके फैमिली में जो बनवाए होंगे उनके 3 वर्षों का विगत 3 वर्षों का आय प्रमाण पत्र जो है आप शासकीय केंद्र शासन जो के कार्यालय का फॉर्म जो 16 है तहसील कार्यालय से जारी किया गया, वहाँ से जो आप निकलवा कर रख ले। संवर्ग सैनिक जो दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो उनके पास जो प्रमाण पत्र उसको प्रस्तुत करने होंगे। उसके बाद जो है आवंटन, यदि आपका नाम कॉलेज में आ जाता है तो सूची एवं शुल्क इस प्रकार से आवंटन पत्र, पाठ्यक्रम छोड़ने का बंद, ये सब डॉक्यूमेंट आपको, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको बाद में लगेंगे। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, यदि आप कोई साल गैप किए तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज कलर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो 4 प्रति जो कि एक ही नेगेटिव से बनी हो, और शुल्क, शिक्षण शुल्क, नॉन गवर्नमेंट शुल्क जो भी लगेंगे फीस आपको बता दिया जाएगा क्या क्या बाद में लगेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें और कुछ जो नियम निर्देश दी गई है जिसको मैं
जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जो है इसको एक बार बारीकी से अवलोकन स्वयं कर लेंगे। उसके बाद यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।